नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह साइंस और टेक्नोलॉजी का दूसरा वीडियो है और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यार सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते पहला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? 45, 50, 55, 60 डेप्सन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का जो मापन की इकाई है वो आपके डाप्सन होती है, जिसे हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। सुरक्षित जो शोर होता है उसकी जो इकाई उसका जो मापक होता है वो आपका 45 डाप्सन होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 45 डाप्सन से ऊपर जो है शोर प्रदूषण बदल जाता है और 75 से ज़्यादा जो डॉप्सन की आवाज़ होती है वह हानिकारक होती है और 120 से ज़्यादा होने पर वह दर्दनाक भी होती है। तो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर होता है वो आपका 45 डॉप्सन होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अभी हाल ही में जो चल रहा IPL, उसमें जो आवाज़ होती है, अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि MS धोनी वगैरह जो भी बल्लेबाज सबसे जो लोकप्रिय रहते हैं, उनके ओपनिंग या उनके आने पर लगभग 125 डॉप्सन तक जो है आवाज़ चली जाती है। तो जो है ये आपके दर्दनाक होती है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर, WK रॉन्टजन। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। एक्सरे की खोज WK रॉन्टजन ने की है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। मैडम क्यूरी ने रेडियम खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोज, WK रॉन्टजन ने जो है एक्सरे खोज और एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक की खोज की है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित युग में कौन सा युग में जो है साधारण टार सेल के टर्मिनल को बनाता है? जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम या कार्बन कॉपर। साधारण जो टार सेल होता था उसके जो टर्मिनल बने होते थे वह जिंक और कार्बन के बने होते थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस का, भारत तथा चीन का, भारत तथा इजराइल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाई जा रही है ये भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है मोस्कवा। इन्हीं दोनों के नाम पर जो है ब्रह्मोस इसका नामकरण किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। दूध में जो पाए जाने विटामिन होते हैं वो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन डी होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी आपका A, B, D तीनों विटामिन पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है एक स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र, एक स्थल से हवा प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र या जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपित कर उपयोग में लाए जाने वाला जो अस्त्र होता है वह आपका प्रक्षेपास्त्र होता है और इसका उपयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र होता है आपका प्रक्षेपास्त्र अस्त्र। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना जो है कौन सही सुमेलित है। त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र, पिनाक हल्का वायुद्धक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है नाग जो है एक एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बाकी जो सुमेलित नहीं उनको हम लोग देख लेते हैं। त्रिशूल जो है यह सतह से आकाश प्रक्षेपास्त्र है, सतह से जो है आकाश प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जो है यह सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है
और पिनाक जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है और इसका जो नाम है भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है पिनाका। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ फसल दी गई, दूसरी तरफ रोग दिया गया है। आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी, पिछेली झुलसा, लाल सड़न, अगेती झुलसा, पीत सिरा, मुजैब। आलू में जो है पिछेली झुलसा होता है, टमाटर में अगेती झुलसा, पीत सिरा मुजैब आपके भिंडी में होता है। लाल सड़न रोग बैगन में नहीं होता है, बल्कि यह जो है गन्ने का एक रोग है, गन्ने का एक रोग है और इसे जो है गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है और यह लाल या भूरे रंग का धब्बा एक होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के या गोदावरी मुहाना के? श्रीहरिकोटा से जो है जो हमारे और जो रॉकेट वगैरह बहन जो आपका चेक किया जाता है DRDO द्वारा, इन सब का जो है प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और यह जो द्वीप है ये पुलिकट झील के पास स्थित है और श्रीहरिकोटा जो है आपके आंध्र प्रदेश पड़ता है। और कई बार परीक्षाओं में पूछता है पुलिकट झील के बारे में, तो यह जो है खारे पानी की झील है और साथ में जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो है सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 हैं, इस तत्व का नाम आपको बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो 2, 8, 4 अर्थात 14 और 14 जो परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वह आपका सिलिकॉन है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बाकी सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और कैल्शियम का आपका 20 होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ UPPSC प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है 3 अप्रैल से और यह जो कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में कोर्स है, जिसकी कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो आपकी 9,000 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारे 3500 रुपये का है, ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप हमारे 1200 रुपये का है। इस प्रकार जो है UPPSC 2014 फुल स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है विदाउट डिस्कशन का आपका 6,500 रुपये का है, जिसको लेकर आप प्रीलिम्स की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो हमारे स्टडी मटेरियल अब कंप्लीट जो बनाया गया है वो टोटल जो है 844 पेज का बनाया गया है, जिसमें GS और करंट अफेयर जो है सब मर्ज रहेगा। और यह सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत रखी गई है आपकी वह 3,000 रुपये मात्र रखी गई है। इसको लेकर आप लोग जो है UPPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दिए गए नंबर हैं, इन नंबर पे जो है कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य किरणों में, एक्सरे किरणों में, अल्ट्रावायलेट में या इंफ्रारेड में? सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है सभी किरणों मिलाकर वो आपके गामा किरणों में होती है। तो यहाँ पर गामा किरण का जो ऑप्शन वो दिया नहीं गया है। हम लोग बढ़ता हुआ क्रम एक बार देख लेते हैं। किरणों के सबसे कम जो ऊर्जा होती है वह रेडियो में होती है। रेडियो तरंगों में सबसे कम ऊर्जा होती है, फिर इसके बाद माइक्रोवेव में होती है, फिर अवरक्त में होती है उससे ज़्यादा, फिर दृश्य में उससे ज़्यादा होते हैं, फिर परागण में सबसे ज़्यादा, फिर अंत में आपका एक्सरे में, और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है आपकी गामा में होती है, गामा किरण में होती है। यहाँ पर गामा का ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पर जो एक्सरे का दिया गया है। तो यहाँ इन जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है आपकी एक्सरे में होती है। और इसकी खोज विलियम रॉन्टन ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस वर्ष उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था विलियम रॉन्टन को एक्सरे खोज करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आप लोग उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या बोरान? तो फ्लेम फोटोमीटर जो उपयोग किया जाता है वह पोटेशियम और सोडियम में किसी पदार्थ में जो है इनकी सांद्रता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग पोटेशियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम और सोडियम की सांद्रता के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। आपको अर्धचालक बताना है। इसके 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। अर्धचालक का जो उपयोग होता है वह कंप्यूटर, स्मार्टफोन, चिकित्सा उपकरण इन सभी में किया जाता है, और विशेष रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो प्रयोग किया जाता है इनमें प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों जो आपके अर्धचालक हैं। इसका जो ऑप्शन
सी जो है इसका सही आंसर है। अर्धचालकों में आपका जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है, एक आपका गैलियम होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। गैलियम जो है यह भी आपका अर्धचालक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। 1 और 4। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रत्यावर्ती धारा को उद्देश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर। प्रत्यावर्ती धारा को उद्देश्य धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसे रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो विद्युत धारा के प्रकार को जो है बदल सकता है, इसका नाम रेक्टिफायर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। डायनमो को आप लोग विशेष रूप से देखे होंगे जो जनरेटर में यूज होता है, और ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसका जो उपयोग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसका उपयोग होता है, बदलता है। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग देखो जनरेटर में आपका डायनमो लगा होता है और यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अभी आप लोग आरओ का पेपर दिए होंगे, उसमें जो है एक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से ही आया था। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले बल्ब 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। आपको संपूर्ण विद्युत खर्च आपको बताना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट या 20 यूनिट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कुल क्षमता होगी, कुल क्षमता जो होगी यहाँ पर 5 बल्ब हैं और इनकी क्षमता आपकी 100 वाट है, तो टोटल जो क्षमता हो जाएगी 500 वाट हो जाएगी। 500 वाट हो जाए। टाइम कितना लग रहा है आपका? 20 घंटे जो है वो बल्ब जल रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है विद्युत जो खर्च हम लोग निकालेंगे, विद्युत खर्च हम निकालेंगे तो यह वाट गुणे घंटा बटे आपका 1000। तो यहाँ पर हमारे पास 500 वाट है, टाइम जो हमारा 20 घंटे चलता है डेली, और यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3, तो बचेगा हमारा 10 वाट। 10 यूनिट जो हमारे खर्च होगा। ये आपका सूत्र है वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो यहाँ पर हम लिखा डेली जो है 5 बल्ब जल रहा है और 100 वाट के हैं तो 500 हो जाएगा। 20 घंटे के लिए यहाँ पर 20 हम लिख देंगे, कैंसिल करने में आपका 10 यूनिट जो है वह कुल विद्युत खर्च होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आप लोग यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनियाँ 3 टाइप की होती हैं, एक अपश्रव्य, एक आपकी अपश्रव्य होती है, दूसरी श्रव्य होती है, तीसरी आपकी पराश्रव्य होती है। अपश्रव्य जो होती है वह 20 से कम की होती है, 20 हर्ट्ज से कम की होती है। श्रव्य जो होती है वो 20 से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और पराश्रव्य जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। ये 3 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर पराश्रव्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी आवृत्ति। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोल पदार्थ की मात्रा, नॉटिकल में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है, नॉटिकल मील या नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई जो होती है आपकी एंगस्ट्रॉम होती है। बाकी प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मापन नहीं होता, मापक की इकाई नहीं थी, ये दूरी की मापक की इकाई होती है, दूरी की मापक इकाई होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। प्रकाश वर्ष जो है ये एक दूरी के मापक की इकाई होती है, डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? आयोडीन के, आर्गन के, ब्रोमीन के या क्लोरीन के? तो समुद्री शैवाल जो है ये स्रोत होते हैं ये आयोडीन के होते हैं, आयोडीन इनमें पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सिरके में उपस्थित अम्ल, दूध का खट्टा होना, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, कैल्शियम फास्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल।
सिरके में हम लोग जानते हैं कि आपका एसिटिक एसिड होता है। दूध का जो खट्टा होना होता है वह आपका लैक्टिक एसिड होता है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और अमाशय जो रस होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।